Now, here in the UK, it's a third day of record-breaking temperatures for June, with the mercury rising to 36.9 degrees Celsius in Suffolk on Friday. At least 6 hospital trusts in England have declared critical incidents. एक कॉन्टिनेंट जो सदियों से ठंड से लड़ता रहा, जहां घर इस तरह बनाए गए कि गर्मी बाहर ना निकले। मोटी स्टोन वॉल्स, ब्रिक्स बिल्डिंग्स और एयर कंडीशनिंग उसकी तो जरूरत ही नहीं समझी गई, क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा से ठंड ही था। लेकिन अब यूरोप एक ऐसे दुश्मन से हार रहा है जिसके लिए वो कभी तैयार ही नहीं था, गर्मी। और सिर्फ गर्मी नहीं, ऐसी गर्मी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर रही है, ऐसी गर्मी जो यूरोप के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स को सुखा रही है, ऐसी गर्मी जो फार्म्स, फैक्ट्री और सप्लाई चेन को एक साथ हिट कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ये क्राइसिस फ्यूचर में नहीं हो रहा, ये अभी हो रहा है, रियल टाइम में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप की, एक ऐसे कॉन्टिनेंट की जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ पिघल नहीं रहा, बल्कि अपनी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने फ्यूचर को धीरे धीरे खोता जा रहा है। जीडीपी से लेकर न्यूक्लियर पावर तक, वाइन इंडस्ट्री से लेकर कार्गो शिपिंग तक। आज की स्टोरी सिर्फ वेदर की नहीं है, ये एक स्लो मोशन इकोनॉमिक कोलैप्स की कहानी है। That has sparked a surprisingly heated debate online. Europe touches 40 degrees Celsius. England has witnessed the warmest June on record, and headlines scream extreme heat wave. यूरोप सबसे तेजी से गर्म क्यों हो रहा है? अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया एक ही स्पीड से गर्म हो रही है, तो यूरोप उस थ्योरी को कम्प्लीटली तोड़ देता है। पिछले 30 सालों में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर लगभग 0.27 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड की रेट से बढ़ा है। ये वही था जो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन यूरोप उससे 2 गुना की ज्यादा की स्पीड से गर्म हो रहा है। 1990 के बाद से कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड बढ़ा है, और प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपेरिजन में यूरोप ऑलरेडी 2.5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। यूरोप के बिल्कुल पास मौजूद आर्टिक रीजन, जो प्लैनेट का सबसे फास्ट वार्मिंग एरिया बन चुका है, ऑलरेडी 3.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है। वहाँ वार्मिंग की स्पीड 0.75 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड तक पहुँच चुकी है। और जब हम दुनिया के अलग अलग रीजन को कंपेयर करते हैं, तो एक चीज क्रिस्टल क्लियर नजर आती है। एशिया गर्म हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका गर्म हो रहा है, अफ्रीका भी गर्म हो रहा है, लेकिन यूरोप सबको पीछे छोड़ रहा है। ये सिर्फ वेदर की स्टोरी नहीं है, ये एक अनोमली है। इसका जवाब छुपा है 3 पावरफुल फोर्स के अंदर। पहला, क्लीन एयर पैराडॉक्स। सुनने में अजीब लगता है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। आज उसकी वार्मिंग को एक्सलेट कर रही है। 1980 के बाद यूरोपियन यूनियन ने पॉल्यूशन के खिलाफ काफी एग्रेसिव कैंपेन चलाए, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज क्लीनर हुई, एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई, रेस्पिरेटरी डिसीज कम हुई, पब्लिक हेल्थ बेटर हुई। हर एंगल से देखो तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन इसका एक हिडन साइड इफेक्ट भी था। एटमॉस्फेयर में मौजूद टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें एरोसोल भी कहा जाता है, ये सिर्फ पॉल्यूशन नहीं थे, उनका एक और काम था। ये इनकमिंग सनलाइट का कुछ हिस्सा स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते थे, जैसे अर्थ के ऊपर एक नेचुरल सनस्क्रीन लगा हो। और जब पॉल्यूशन कम हुआ तो ये सनस्क्रीन भी कम हो गया। रिजल्ट, ज्यादा सोलर रेडिएशन सीधा यूरोप की जमीन तक पहुंचने लगी और कॉन्टिनेंट और तेजी से गर्म होने लगा। अब आते हैं दूसरे एक्सेलेरेटर पे, स्नो। 2025 के विंटर में यूरोप का स्नो कवर नॉर्मली एवरेज से 31% कम था। मिसिंग स्नो का एरिया लगभग 1.32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, यानी फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ दिया जाए तो उतना एरिया। और स्नो सिर्फ सुंदर नहीं लगती, स्नो एक जाइंट मिरर की तरह काम करती है। वो सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। साइंटिस्ट इसे एल्बेडो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जब स्नो पिघलती है तो उसकी जगह पे डार्क लैंड और ओपन वाटर आ जाता है, और ये सरफेस सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये उससे ऑब्जर्व करते हैं। जितनी ज्यादा हीट ऑब्जर्व होगी, उतनी ज्यादा वार्मिंग होगी और उतनी ही ज्यादा स्नो पिघलेगी। एक विशियस साइकिल, एक फीडबैक लूप जो हर साल और पावरफुल होता जा रहा है। और ग्रीनलैंड की सिचुएशन और भी अलार्मिंग है। सिर्फ 2025 में ग्रीनलैंड आइस सीट ने 139 मिलियन टन आइस खो दिया। इससे ग्लोबल सी लेवल एक साल में 0.4 मिलीमीटर बढ़ गया। और ये लगातार 29वां साल था जब ग्रीनलैंड ने नेट आइस लॉस रिकॉर्ड किया। तीसरा, जेट स्ट्रीम का बिगड़ना। अब आते हैं सबसे डेंजरस फैक्टर पे, जेट स्ट्रीम। अर्थ के सरफेस से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर हवा की एक सुपरफास्ट रिवर। हिस्टोरिकली ये यूरोप के लिए एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करती थी। ये वेदर सिस्टम को अटलांटिक से यूरोप तक पुश करती थी और टेम्परेचर को मॉडरेट रखती थी। लेकिन आर्टिक की रैपिड वार्मिंग ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। पोलर रीजन और इक्वेटर के बीच जो टेम्परेचर गैप था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। और वही गैप जेट स्ट्रीम की इंजन पावर था। और गैप कम हुआ और जेट स्ट्रीम स्लो हो गई। और जब जेट स्ट्रीम स्लो होती है तो वेदर भी फंस जाता है। इससे 2 डेंजरस पैटर्न्स पैदा होते हैं। पहला, ओमेगा ब्लॉक। ये एक जाइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डोम है, ग्रीन लेटर ओमेगा की शेप जैसा। ये यूरोप के ऊपर एक इनविजिबल लीड लगा देता है और हीट बाहर नहीं निकल पाती। क्लाउड्स बनना बंद हो जाते हैं, रेन रुक जाती है और हफ्तों तक सूरज कॉन्टिनेंट को रोस्ट करता रहता है। दूसरा, डबल जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है
और कूलिंग अटलांटिक स्टॉर्म्स यूरोप तक पहुंचने के बजाय नॉर्थ की तरफ मुड़ जाते हैं और वेस्टर्न यूरोप के ऊपर हीट ट्रैप हो जाती है। पोस्टडैम इंस्टीट्यूट के रिसर्च के मुताबिक वेस्टर्न यूरोप में सीवियर हीट वेव्स के बढ़ते ट्रेंड को लार्जली इसी पैटर्न में एक्सप्लेन किया जाता है। 2003 की डेडली हीट वेव में ये पैटर्न 29 दिन तक बना रहा और साइंटिस्ट एक और पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेव नंबर 5, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 मैसिव हीट डोम्स एक साथ नॉर्थन हेमिस्फीयर को लॉक कर देते हैं। नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, एशिया सब एक ही वक्त पर एक्सट्रीम हीट फेस करते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सारी मैकेनिज्म एक ही वार्म अप प्लैनेट पर ऑपरेट कर रही हैं। ग्लोबल टेम्परेचर पहले ही प्री इंडस्ट्रियल एरिया से लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। यानी जब आज एक हीट डोम बनता है तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं करता, वो ऑलरेडी एलिवेटेड टेम्परेचर से स्टार्ट करता है। साइंटिस्ट इसे स्प्रिंग बोर्ड इफेक्ट कहते हैं। एक्सट्रीम हीट तक पहुंचना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशंस के रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया कि रिसेंट जून हीट वेव्स ह्यूमन ड्रिवन क्लाइमेट चेंज के बिना वर्चुअली इम्पॉसिबल होती। 1976 का सिमिलर इवेंट लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता था और 2003 का इवेंट करीब 2 डिग्री सेल्सियस ठंडा था। और सिर्फ जमीन ही गर्म नहीं हो रही, समंदर भी गर्म हो रहा है। और 2025 में यूरोपियन वाटर ने अपना हाईएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया और पूरे रीजन के 86% हिस्से ने कम से कम स्ट्रॉन्ग मैरीन हीट वेव फेस की। मैरीन इकोसिस्टम डैमेज हुए और कोस्टल सिटीज के नेचुरली ठंडा करने वाले ओशन ब्रिजेस भी कमजोर हुए। अब तक हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहानी वेदर से निकलकर सीधा इकोनॉमी में घुसने वाली है। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, हीट वेव सिर्फ लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं बनाती, हीट वेव कंट्रीज को गरीब भी बना सकती है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन कमीशन का जॉइंट रिसर्च सेंटर और दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब एक बात पर एग्री कर चुकी हैं, हीट वेव्स अब टेम्पररी डिजास्टर नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के खिलाफ काम करने वाली परमानेंट फोर्स बन चुकी है। और इसका बिल बिल्कुल छोटा नहीं होता। आज की डेट में एक्सट्रीम हीट वेव्स ग्लोबल इकोनॉमी से हर साल लगभग 1% जीडीपी खा जाती है। यूरोप में 2003, 2010, 2015 और 2018 जैसे सीवियर हीट ईयर्स का एनालिस्ट दिखाता है कि सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी गिरने की वजह से कॉन्टिनेंट वाइड आउटपुट 0.3% से 0.5% तक कम हो गया है और साउथर्न यूरोप के कुछ रीजन में ये नुकसान 1% से 1.5% जीडीपी तक पहुंच गया है। और अगर आपको लगता है कि ये बुरा है तो फ्यूचर प्रोजेक्शन और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। JRC के पसेटा मॉडल के मुताबिक अगर यूरोप ने एडिशनल अडेप्शन मेजर्स नहीं लिए तो 2060 तक क्लाइमेट रिलेटेड इकोनॉमिक डैमेज लगभग 5 गुना तक बढ़ सकता है। हाई वार्मिंग सिनेरियो में सेंचुरी के एंड तक यूरोपियन यूनियन का हर साल 240 बिलियन यूरो का वेलफेयर लॉस हो सकता है, रफली 1.9% जीडीपी। और अगर ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन को इंक्लूड किया जाए तो ये डैमेज 20% तक बढ़ सकता है। लेकिन सबसे अलार्मिंग वार्निंग फ्यूचर के बहुत दूर से नहीं आ रही, वो अगले ही कुछ सालों में आ रही है। अलायंस स्टेट की स्ट्रेस टेस्टिंग के मुताबिक अगर 2014 से 24 के बीच के सबसे गर्म साल 2026 और 2030 के बीच रिपीट हो गए तो यूरोप की मेजर इकोनॉमी अपने जीडीपी का 5 से 7% तक हो सकती है। और नंबर्स देखिए, फ्रांस $240 बिलियन, इटली $147 बिलियन, जर्मनी $131 बिलियन, स्पेन $120 बिलियन। सबकी प्रॉब्लम अलग है। फ्रांस न्यूक्लियर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज से जूझेगा, इटली को ड्रॉट और लेबर प्रोडक्टिविटी हिट करेगी, जर्मनी इंडस्ट्रियल मशीन राइने रिवर पर डिपेंड करती है और स्पेन टूरिज्म और डिजर्टिफिकेशन के डबल अटैक का सामना करेगा। और फ्रांस के लिए सिचुएशन और भी ट्रिकी है। टैक्स रिवेन्यू में एस्टिमेटेड 1.8% की गिरावट, यानी सरकार के पास कम पैसा होगा बिल्कुल उस वक्त जब क्लाइमेट अडेप्शन पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमी को डैमेज एग्जैक्टली कैसे होता है? जवाब है ह्यूमन बॉडी। साइंटिस्ट एक मैट्रिक्स यूज करते हैं जिसका नाम है WBGT, वेट बल्ब ग्लोबल टेम्परेचर। ये सिर्फ टेम्परेचर नहीं नापता, ये हीट, ह्यूमिडिटी, विंड्स, सोलर रेडिएशंस को कंबाइन करता है। और जैसे जैसे WBGT बढ़ता है ह्यूमन बॉडी का कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है। लोगों को ज्यादा ब्रेक चाहिए होते हैं, काम की स्पीड कम हो जाती है और डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स बढ़ने लगते हैं और इकोनॉमी को मिलने वाले टोटल वर्किंग आवर्स गिरने लगते हैं। हेवी लेबर के लिए डेंजर जोन लगभग WBGT 26 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। और रिसेंट हीट इवेंट्स में यूरोप के 850 सर्वे सिटी में से करीब 45% ने अपने लोकल हीट स्ट्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है या टच कर लिया है। और यहीं से यूरोप के अंदर एक नया डिवाइड पैदा हो रहा है, नॉर्थ वर्सेस साउथ, साउथर्न और ईस्टर्न यूरोप जैसे इटली, स्पेन, ग्रीन, पोर्चुगल और बल्गेरिया। सेंचुरी की एंड तक आउटडोर लेबर प्रोडक्टिविटी में 10 से 15% तक की गिरावट देखी जा सकती है। ग्रीस में प्रोडक्टिविटी लॉसेस 5.4% तक पहुंच सकता है। पोर्चुगल, साइप्रस और क्रोएशिया को हर साल लगभग 3% तक का जीडीपी लॉसेस झेलना पड़ सकता है। और ये सब सिर्फ हीट रिलेटेड लेबर फेलियर की वजह से। दूसरी तरफ डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कंपैरेटिवली बहुत कम देखने की संभावना है, सिर्फ 2 से 4% के आसपास। यानी क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर को डिवाइड नहीं कर रहा, ये यूरोप की इकोनॉमी को भी डिवाइड कर रहा है। और फिर आता है सबसे पेनफुल स्टैटिक्स। पिछले 4 सालों में यूरोप में 2 लाख से ज्यादा हीट रिलेटेड डेथ रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ 2022 की समर में ही 61,000 लोगों की जान गई। ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये ह्यूमन क्राइसिस भी है। और जब वर्कर्स कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं, क्रॉप्स फेल होने लगती है और एनर्जी डिमांड एक्सप्लोड करती है। और फिर उसके बाद एक और चीज होती है, प्राइस बढ़ने लगती है। ECB के कैलकुलेशन के मुताबिक रिसेंट
सूखे ने फ्लड इन्फ्लेशन को 0.4 से 0.9 परसेंटेज पॉइंट तक पुश किया है और अगले 30 सालों में ये इफेक्ट डबल हो सकता है। ऑलिव ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स लग्जरी आइटम बन सकते हैं। फ्रांस के न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूरोप को एनर्जी देती है और राइनरी रिवर्स यूरोप को चलाती है। हर साल लाखों टन रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स, फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स इसी रिवर के जरिए यूरोप के अंदर ट्रैवल करते हैं और इसीलिए जब राइन बीमार पड़ती है तो पूरी यूरोपियन इकोनॉमी उसका दर्द महसूस करती है। लेकिन राइन की हेल्थ मेजर कैसे की जाती है? एक छोटे से लोकेशन से जर्मनी के अंदर एक नैरो चोक पॉइंट जिसका नाम है काउब, यहाँ लगा हुआ वाटर गेज डिसाइड करता है कि रिवर पर चलने वाली कार्गो कितना लोड ले जा सकती है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। 78 सेंटीमीटर ये एक नंबर है, लेकिन यूरोप के लिए सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है। जब काउब गेज 78 सेंटीमीटर से नीचे गिरता है, शिप्स को अपना कार्गो ड्रामेटिकली कम करना पड़ता है और 40 सेंटीमीटर पर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। शिप्स अपनी नॉर्मल कैपेसिटी का सिर्फ 20 से 30% ही लोड कर पाती हैं और अगर लेवल 30 सेंटीमीटर से नीचे चला जाए तो प्रैक्टिकल टर्म्स में कमर्शियल शिपिंग रुक जाती हैं। सोचिए, यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक आर्टरी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर के पानी पर डिपेंड करती है और जब शिप्स कम कार्गो ले जाती हैं तो हर शिपमेंट महंगा हो जाता है। लॉजिस्टिक्स कंपनी स्पेशल लो वाटर सरचार्ज लगाती है और इनका इम्पैक्ट काफी ब्रूटल होता है। फ्रेट रेट में इंक्रीज 100% से नहीं, 200% से नहीं, कभी कभी 500% स्पाइक कर जाता है। रोटरडैम से फैसल तक फ्यूल पहुंचाने का कॉस्ट कभी कभी $5 बैरल से बढ़कर $35 बैरल तक हो जाता है। कुछ रूट पर रेट 100% पॉइंट्स तक जंप कर गए हैं और ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है और जीडीपी प्रॉब्लम है। कील इंस्टीट्यूट के रिसर्च के मुताबिक अगर राइन सिर्फ एक महीने तक क्रिटिकल लो वाटर कंडीशन में रहे तो इंडियन फ्रेट ट्रांसपोर्ट 15% से 25% तक गिर सकता है और जर्मनी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डायरेक्टली 1% तक कम हो सकती है। और ये कोई थियोरिटिकल रिस्क नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। 2018 में राइन रिवर 130 दिन से ज्यादा क्रिटिकल थ्रेशोल्ड के नीचे रही। एक पॉइंट पर वाटर लेवल सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक गिर गया और रिजल्ट केमिकल जायंट BASF को 250 मिलियन यूरो का प्रोडक्शन लॉस हुआ। शिपर्स को 2.8 बिलियन यूरो का डैमेज और जर्मनी की क्वार्टरली जीडीपी से 0.2 से 0.4 परसेंटेज पॉइंट तक कट गया। एक सूखती हुई रिवर एक डेवलप इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रिप्लेसमेंट आसान नहीं है। लोग कह सकते हैं अगर रिवर में पानी नहीं है तो ट्रक्स यूज करो, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। एक लार्ज कार्गो शिप को रिप्लेस करने के लिए दर्जन्स ऑफ ट्रक चाहिए होते हैं। यूरोप के पास अमेरिका जैसी पाइपलाइन नेटवर्क डेंसिटी भी नहीं है और ट्रकिंग इंडस्ट्री पहले से ही लेबर शॉर्टेज फेस कर रही है। यानी जब राइन रुकती है तो अल्टरनेटिव्स भी साथ नहीं देते। इसीलिए जर्मन गवर्नमेंट ने 2020 में इंटीग्रल रिवर मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया वाटर वेव्स को गहरा करने के लिए और लॉजिस्टिक्स कंपनी नए सोलो ड्राफ्ट वेसल्स और डिजिटल सप्लाई चेन सिस्टम में इन्वेस्ट कर रही हैं। और राइन की स्टोरी सिर्फ एक रिवर स्टोरी नहीं है, ये यूरोप के पानी की स्टोरी है। साउथर्न यूरोप के कुछ रीजन में वाटर स्कैरिटी ऑलरेडी क्राइसिस लेवल तक पहुंच चुकी है। साइप्रस और माल्टा जैसे आइसलैंड नेशंस में समर वाटर एक्सप्लॉयटेशन रेट 92% तक पहुंच गया है। कम रेनफॉल, ज्यादा टूरिज्म और रैपिडली बढ़ती डिमांड, ये पानी सिर्फ क्लाइमेट इशू नहीं रहा, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज बन चुका है। अगर आप सोचते हैं क्लाइमेट चेंज सिर्फ फैक्ट्रीज, फार्म्स या पावर प्लांट को ही अफेक्ट करता है तो टूरिज्म इंडस्ट्री को देखिए, क्योंकि जब लोग अपनी छुट्टियां प्लान कर रहे होते हैं वो वोट कर रहे होते हैं अपने पैसों से और यूरोप में ये वोट रैपिडली चेंज हो रहा है। 2 ट्रिलियन यूरो की यूरोपियन टूरिज्म इंडस्ट्री है जो डिकेड से समर पर टिकी हुई है। अब अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े बिहेवियरल शिफ्ट में से एक को देख रहा है। स्पेन, इटली, ग्रीस और साउथर्न फ्रांस, ये डेस्टिनेशन कभी समर में स्वर्ग मानी जाती थी, लेकिन अब कई जगहों पर टेम्परेचर रेगुलरली 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर रहे हैं। वाइल्ड फायर्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड हो रहा है और टूरिस्ट धीरे धीरे पूछ रहे हैं वोकेशन लेने आए या सर्वाइव करने। इसी शिफ्ट ने एक नया ट्रेंड पैदा किया है, कूलेकेशन यानी कूल वोकेशन। और ये कोई सोशल मीडिया फंड नहीं है, ये मार्केट का सिग्नल है। Trip.com के डाटा के मुताबिक नॉर्थर्न यूरोप के डेस्टिनेशंस और कूलेकेशन रिलेटेड सर्चेस में 74% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। गूगल सर्चेस में कूलर हॉलीडे क्वेरीज लगभग 300% से बढ़ गई है। नॉर्वे की डिमांड 23.2% बढ़ गई है और स्कैंडिनेवियन एयरलाइन ने साउथर्न यूरोप के नॉर्डिक कंट्रीज के लिए बुकिंग में मैसिव सर्च रिपोर्ट किया है। नॉर्थर्न स्वीडन के समर फ्लाइट में 50 से 60% की ग्रोथ देखी गई है। यानी टूरिज्म इंडस्ट्री में कैपिटल का फ्लो भी क्लाइमेट के साथ माइग्रेट कर रहा है, साउथ से नॉर्थ, हीट से कंफर्ट की तरफ। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये कंट्रीज अब टूरिस्ट को ज्यादा अटैक कर रही हैं। लेकिन हर विनर के साथ एक लूजर भी होता है और साउथर्न यूरोप के लिए ये ट्रेंड बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर पीक समर सीजन कोलैप्स करता है तो पूरे रीजन की लोकल इकोनॉमी, जॉब्स, बिजनेस उसके साथ कोलैप्स करेंगी। यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि यूरोप उस क्लाइमेट के लिए बना ही नहीं था जो अब आ चुका है। सदियों तक यूरोपियन सिटी को सिर्फ एक ही चैलेंज का सामना करना पड़ता था, ठंड। इसीलिए थिक स्टोन वॉल, ब्रिक बिल्डिंग्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर और बहुत कम एयर कंडीशनिंग। आज भी यूरोप के लगभग 19% हाउस होल्ड के पास एसी है और अमेरिका में ये फिगर 90% के आसपास है। यानी जो आर्किटेक्चर कभी यूरोप का स्ट्रेंथ था, आज वही उसकी कमजोरी बन चुका है। 2003 में फ्रांस ने इस कमजोरी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई, एक हीट वेव और लगभग 15,000 मौतें। उसके बाद यूरोप को समझ में आ गया कि ये टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है और तब शुरू हुआ अडेप्शन का एरा। फ्रांस ने नेशनल हीट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किए, कूलिंग सेंटर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज सिस्टम्स, वल्नरेबल एरियंस के लिए वेलफेयर चेक्स। डेनमार्क ने एल्डरली सिटीजन के लिए सेफ्टी नेटवर्क लॉन्च किया। लेकिन वार्निंग सिस्टम अकेला सोल्यूशन नहीं है, सिटीज को फिजिकली बदलना पड़ेगा। इसीलिए यूरोप
स्पंज सिटी बन रहा है, ऐसे सिटी जो पानी को ऑब्जॉर्ब कर सकें और हीट को रिड्यूस कर सकें और फ्लड्स को मैनेज कर सकें। नेचर को इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया जा रहा है। पेरिस ने 1.5 लाख से ज्यादा ट्रीज लगाए। बार्सिलोना ने 400 से ज्यादा क्लाइमेट शेल्टर्स क्रिएट किए ताकि वर्नेबल रेजिडेंट्स एक्सट्रीम हीट के दौरान सेफ रह सकें। लेकिन एक अनकंफर्टेबल रियलिटी बाकी है, अडैप्शन फ्री नहीं होती और जितनी देर एक्शन लेने में होगी उतना ही ज्यादा बिल आएगा। तो आखिरी में सवाल ये है, क्या यूरोप एक यूनिक क्राइसिस फेस कर रहा है या फिर यूरोप बस दुनिया का फ्यूचर पहले से देख रहा है? क्योंकि जो हमने इस वीडियो में देखा वो सिर्फ हीट वेव की स्टोरी नहीं थी, वो एक चेन रिएक्शन था। गर्मी बढ़ी, लेबर प्रोडक्टिविटी गिरी, जीडीपी पर प्रेशर आया, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा, न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हुए, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, टूरिज्म माइग्रेट कर गया और पूरी इकोनॉमी को अडेप्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करना पड़ रहा है। एक वेदर इवेंट इकोनॉमिक इवेंट बन गया है और फिर स्ट्रेटेजिक इवेंट। और सबसे बड़ा लेसन, कुछ रीजन हारेंगे और कुछ रीजन जीतेंगे, कुछ इंडस्ट्री कोलैप्स होगी और कुछ विनर नए आएंगे। और आपको और हमको सोचना है कि हम कहाँ लाई करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ये भी बताओ कि क्या इंडिया ये क्राइसिस फेस कर रहा है या फ्यूचर में करेगा और क्या इंडिया इस क्राइसिस के लिए तैयार है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वाली और ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।